हेलो एवरीवन। हमने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उसके संबंध में उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति जो सेक्शन 3A था, फिर हमने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को पढ़ा। उसके साथ हमने उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जो सेक्शन 8A 1994 संशोधन से इंसर्ट किया गया था, और फिर उसी सीरीज में जिला स्तर पर विधिक सहायता देने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पढ़ा। आज के वीडियो में हम पढ़ रहे हैं तालुक विधिक सेवा समिति के संबंध में। इसके संबंध में प्रावधान सेक्शन 11A में है, जो कि संशोधन 1994 द्वारा इंसर्ट किया गया है। सेक्शन 11A में तालुक अथवा मंडलों के लिए तालुक विधिक सेवा समिति के गठन की व्यवस्था की गई है। ऐसी समितियां किसी तालुकों और मंडलों के समूह के लिए गठित की जाती है। तो इसके संबंध में सेक्शन 11A क्या कहता है कि तालुक विधिक सेवा समिति में उस समिति की आधिकारिकता इन जुरिस्डिक्शन में कार्यरत एक वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश होगा, जो समिति का पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी होगा। पदेन अध्यक्ष का तात्पर्य यह होता है कि यानी जो उस पद पर है वही इस समिति का अध्यक्ष होता है। अब हम अन्य सदस्यों के संबंध में पढ़ते हैं कि तालुक समिति में आवश्यक संख्या में अन्य सदस्य होंगे, और इसके संबंध में तय कौन करता है? राज्य सरकार। की कितने सदस्य होंगे यह राज्य सरकार तय करता है, और सदस्यों की क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस का निर्धारण भी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। लेकिन इस संबंध में राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके तय करती है। कर्मचारियों के संबंध में जैसा कि हमने पहले राज्य और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पढ़ा, उसी टाइप से कर्मचारियों के संबंध में इसमें यहीं पे भी यही प्रावधान है कि तालुक विधिक सेवा समिति के कार्यों एवं कर्तव्यों के सुचारू रूप से निर्वहन के लिए समिति द्वारा आवश्यक संख्या में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति की जा सकेगी। अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अब इसमें आता है कि इसके जो खर्चे हैं उसके संबंध में खर्चों की प्रतिपूर्ति कैसे होगी। तो तालुक विधिक सेवा समिति के जो प्रशासनिक खर्चे हैं उनकी प्रतिपूर्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सहायता कोष यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल एड फंड से की जाएगी। तालुक विधिक सेवा समिति के क्या कार्य हैं? तो इसके संबंध में सेक्शन 11B में प्रावधान किए गए हैं। 11B कहता है कि तालुका में विधिक सेवा विषय गतिविधियों में समन्वय स्थापित करना इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा, और साथ में तालुकों में लोक अदालतें आयोजित करना भी इसका एक महत्वपूर्ण काम है। इसके साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जो समय समय पर इसे अन्य कार्य सौंपते हैं वे इन्हें पूरा करना 11B कहती है कि उन्हें तालुक विधिक सेवा समिति को ये सभी कार्य करने होंगे। अब हम इसके साथ ही सेक्शन 12 और 13 देखते हैं कि विधिक सेवाओं के हकदार कौन से व्यक्ति होंगे। तो जो विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट हम पढ़ रहे हैं, एक्ट की सेक्शन 12 और 13 में विधिक सेवा किनके द्वारा प्राप्त की जा सकती है उसके संबंध में उल्लेख किया गया है, यानी कि वे शर्तें और योग्यताएं दी गई है कि जो इन योग्यताओं शर्तों को पूरा करेगा उन्हें विधिक सहायता प्राप्त होगी।
और चाहे वह केस कर रहा है या उस पे केस किया जा रहा है, यानी कि पक्ष और विपक्ष दोनों में से अगर कोई भी व्यक्ति इस श्रेणी को क्रॉस करता है यानी इस योग्यता को प्राप्त कर लेता है तो उसे विधिक सहायता मिलेगी। तो हकदार व्यक्तियों में है कि जो SC/ST के सदस्य हैं, या फिर मानव देह व्यापार, या फिर आर्टिकल 23 के अधीन बेकार से पीड़ित कोई व्यक्ति, स्त्री अथवा बालक, मानसिक रूप से बीमार या अन्य किसी योग्यता से रखता है, या फिर जातिगत हिंसा, बाढ़, सूखा, परिस्थितियों से पीड़ित कोई व्यक्ति है, या औद्योगिक कर्मकार है, या कोई कस्टडी में है, उस कस्टडी के अंतर्गत संरक्षण गृह होता है, या फिर किशोर की कस्टडी में है, या फिर मानसिक चिकित्सालय या मानसिक नर्सिंग होम की कस्टडी आदि इन कस्टडी में होते हैं, उनको भी विधिक सहायता दी जाती है। और ऐसा व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 12,000 रुपए है, 12,000 या उससे कम है, अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो, और अन्य न्यायालय में केस चल रहा है तो वार्षिक आय 9,000 रुपए से कम होती है तो वह विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है। लेकिन राज्य सरकार इस आय की सीमा को समय समय पर इसमें वृद्धि कर सकती है। इस तरह से सेक्शन 13 कहता है कि विधिक सेवाओं के लिए संबंधित प्राधिकरण का यह समाधान हो जाना भी आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति का जो केस चल रहा है वो प्राइमा फेसिया चलने लायक हो, यानी प्रथम दृष्टया चलने लायक मामला होना चाहिए, या फिर उसका जो डिफेंस है वो डिफेंस प्रतिरक्षा योग्य होना चाहिए। सेक्शन 13 ये कहता है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति से शपथ पत्र पेश करने की अपेक्षा की जाएगी, यानी कि विधिक सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति की आय के संबंध में उस व्यक्ति का शपथ पत्र पर्याप्त होगा, बशर्ते कि उस शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण न हो। एक मैं आपको एडिशन में सेक्शन 14 भी बताती हूँ कि केंद्र सरकार एड प्रदान करेगी कि केंद्र सरकार उचित विनियोजन करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण को इस एक्ट के उद्देश्यों के उपयोग के लिए उतनी राशि का अनुदान केंद्र सरकार करेगी जितना कि केंद्र सरकार को उचित प्रतीत होता है। इस तरह से आज हमारा ये विधिक सेवा प्राधिकरण एक्ट समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियोस में हम आगे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।